हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये एमएससी बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री पेपर का टॉपिक है। कि इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के काम करने का मैकेनिज्म, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, बट ऑर्गेनिज्म N2 को सीधे यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को यूज करने के लिए यूजेबल फॉर्म में बदलना होता है और यही प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में प्रेजेंट है और इस फॉर्म को कोई भी ऑर्गेनिज्म सीधे यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन में भी पाए जाते हैं, बॉडी के अदर मॉलिक्यूल में भी पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए वगैरह में भी पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पिगमेंट होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी होते हैं, पर इनको कोई भी ऑर्गेनिज्म सीधे तरीके से यूज नहीं कर सकता। इनको यूज करने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और इनको यूजेबल फॉर्म में सारे ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेचर में कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को ही हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइप्स को मैं इस डायग्राम से समझाऊंगा कि कितने टाइप्स के नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वह 78% होता है, पर ये किस फॉर्म में होता है? N2 के फॉर्म में, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में। तो इस N ट्रिपल बॉन्ड N को कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकते, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तोड़ना होता है, इसके बॉन्ड को, और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कैसे किया जाता है, इसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइप्स में देखने वाले हैं। तो एक तो तरीका हो सकता है, इस N2 को अगर हमें फिक्स करना है तो हो सके कभी लाइटिंग हो। लाइटिंग मतलब जब बादल गरजता है ना, तो बादल के गरजने के कारण, या लाइटिंग, जब बिजली चमकते हैं तो उस समय कुछ मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, या तो नाइट्रेट के फॉर्म में आ जाएंगे या अमोनिया के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, या नाइट्राइट के फॉर्म में रहेंगे। एक तरीका हुआ लाइटिंग द्वारा। दूसरा तरीका फर्टिलाइजर के रूप में। फर्टिलाइजर के फॉर्म में नाइट्रोजन कैसे फिक्स किया जाता है? ये फैक्ट्री वगैरह में होता है, इंडस्ट्रीज में। जैसे यूरिया वगैरह बनाते हैं ना, तो वो तो फैक्ट्री वगैरह में बनता है, कोई उसमें दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। तो फैक्ट्री वगैरह में नाइट्रोजन कंटेनिंग यूरिया वगैरह बनाते हैं, वो सब नाइट्रोजन के सोर्स हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह में हम लोग बना सकते हैं नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है? एक तो तरीका ऐसे हो सकता है कि कोई प्लांट है और प्लांट के जड़ में बैक्टीरिया रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करें और प्लांट के जड़ में रहते हुए नाइट्रोजन को फिक्स करें। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि सिम्बायोटिक क्यों? क्योंकि ये प्लांट के जड़ के साथ कंबाइंड होके, या प्लांट के जड़ के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना करके नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इसलिए इनको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। दूसरा तरीका और हो सकता है, यहाँ पे बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन को फिक्स करें, लेकिन ये फ्री रहें, सॉइल में फ्रीली घूमते रहें और जो नाइट्रोजन है सॉइल में उसको फिक्स करें, अमोनिया के फॉर्म में, या नाइट्रेट के फॉर्म में, या नाइट्राइट के फॉर्म में। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो प्लांट के लिए अपटेक करने वाला फॉर्म होता है वो होता है अमोनिया या फिर नाइट्रेट। ठीक है, NH3 या NO3। तो हमने यहाँ पे क्या क्या टाइप्स देखा? एक तो लाइटिंग, दूसरा फर्टिलाइजर के रूप में देना, तीसरा सिम्बायोटिक, चौथा नॉन सिम्बायोटिक। तो इसमें से ये जो मैंने बॉक्स बना दिया है यहाँ, इतना सा भाग, नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक, इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिना किसी दूसरे की सहायता के लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको फिक्स कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन लाइटिंग होना ये तो बायोलॉजिकल नहीं है। फर्टिलाइजर बनाना हम बनाते हैं, ठीक है, ह्यूमन, पर यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह भी यूज होते हैं, कई सारे टूल्स, तो इसको भी हम लोग नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। लेकिन इनमें से हमें क्या पढ़ना है? बायोलॉजिकल को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया हुए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, उनके द्वारा नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन मतलब जो N2 है, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कहते हैं। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में होता है, तो इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कहते हैं लिखा गया है, यहाँ पे करते हैं लिख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए जो एंजाइम होती है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, वो नहीं पाया जाता है। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसको M.W. बेजेरिंग ने 1901 में और H. हेलरिगेल एंड विल्फर्थ ने 1886 से लेकर 1888 के बीच में इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिस्कवर किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होता है। एक तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के रूट में रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं और रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करके प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्टेब्लिश करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तब उसको हम लोग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। लेकिन नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहेंगे हम? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में फ्रीली रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो उसको हम लोग नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉन सिम्बायोटिक को भी मैं बता दूंगा। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस सेम है। बैक्टीरिया जिस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो सिम्बायोटिक में भी और नॉन सिम्बायोटिक में भी सेम तरीका है। सिर्फ सिम्बायोटिक में नया क्या है कि यहाँ पे रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तब उसे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो उसको हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जैसे आप लोग चने के पौधे में देखे होंगे, चने के पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती है छोटे छोटे। उन गांठों के अंदर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बैक्टीरिया के पाए जाने के कारण ही वहां पे गांठें बनती हैं बहुत सारा ना। उन गांठों के अंदर बैक्टीरिया लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मतलब प्लांट के अंदर ही वो अपना घर बना लेंगे और नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। तो प्लांट उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं और बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, इसलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन स्टेब्लिश करके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसको हम लोग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशन स्टेब्लिश होने के पश्चात सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले सिम्बायोटिक रिलेशन बनाना होता है, जिससे रूट नोड्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन स्टेब्लिश होने के पश्चात ही सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो सबसे पहले सिम्बायोटिक रिलेशन बनाना होगा। और ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे बनाया जाता है? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करके, ठीक है। तो उसको हम लोग उस स्टेप को बोलते हैं रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होना। आगे हम लोग देख लेते हैं कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इसके स्टेप को देखते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे बनता है और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसके स्टेप को देखते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे पहले रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करना होता है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन बनाना होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। तो क्या-क्या स्टेप होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए सिग्नलिंग होती है। यहाँ पे आप लोग देखिए डायग्राम में, ये एक प्लांट है
जब भी इस प्लांट को सिम्बायोटिक रिलेशन बनाना है, यानी इस प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये प्लांट कुछ फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करता है, ये जो दिखाई दे रहा है। इस फिनोलिक कंपाउंड को हम लोग फ्लेविनोइड सिग्नल कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लेविनोइड सिग्नल। ये जो फ्लेविनोइड सिग्नल है, इस सिग्नल को बैक्टीरिया रिसीव करते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो रिसीव करते हैं। और ये भी रिसीव कहाँ पे करते हैं? एक रिसेप्टर के थ्रू करते हैं। उस रिसेप्टर का नाम है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब इस फ्लेविनोइड सिग्नल को रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज द्वारा बैक्टीरिया रिसीव करता है। तो इस बैक्टीरिया को क्या सिग्नल मिलता है? ये जो बैक्टीरिया जैसे ही फ्लेविनोइड सिग्नल को रिसीव करेगा, वह नोड प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, या फिर नोड प्रोटीन पहले से बना हुआ नहीं है तो नोड डी जीन को एक्टिवेट करेगा और इसको ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। नोड डी जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो नोड डी एमआरएनए बनेगा और नोड डी एमआरएनए से नोड डी प्रोटीन बनेगा। यही प्रोसेस दिखाया गया है यहाँ पे। फ्लेविनोइड सिग्नल रिलीज हुआ, यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, फिर नोड डी जीन को एक्सप्रेशन किया गया। अब नोड डी जीन को एक्सप्रेस कराने पर नोड डी एमआरएनए बना और वहां से नोड डी प्रोटीन बना। ये जो नोड डी प्रोटीन है, ये जाकर किसी भी एक नोड प्रोटीन को एक्सप्रेस कराता है, जैसे नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड एल, नोड ई, नोड एफ, नोड एच, क्यू, पी, किसी भी नोड जीन को एक्सप्रेस कराएगा। और ये डिपेंड करता है किस नोड जीन को एक्सप्रेस कराना है, वो डिपेंड करता है फ्लेविनोइड सिग्नल पर। जिस तरीके का सिग्नल होगा उसी के अकॉर्डिंग ये नोड डी जीन एक्सप्रेस कराता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये नोड डी जीन नोड सी जीन को एक्सप्रेस करा रहा है, तो नोड सी जीन के पास जाकर ये बाइंड हो जाएगा नोड डी प्रोटीन और नोड सी जीन को एक्सप्रेस कराएगा, तो नोड सी एमआरएनए बनेगा। फिर नोड सी एमआरएनए में से नोड सी प्रोटीन बनेगा। अब ये जो नोड सी प्रोटीन है, इसको हम लोग नोड फैक्टर भी कहेंगे। अगर यहाँ पे नोड ई भी बनता तो भी नोड फैक्टर कहते हैं ना, जो भी बनता है उसको हम लोग नोड फैक्टर ही कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोड सी को लेकर चल रहे हैं, तो नोड सी प्रोटीन बना, तो नोड सी को हम लोग नोड फैक्टर कहेंगे। ये जो नोड फैक्टर है, ये बैक्टीरिया से रिलीज हो जाता है और जाता है प्लांट के पास। जैसे ही प्लांट के पास जाएगा, प्लांट के रूट के रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया में रिसेप्टर है, उसी तरीके से प्लांट के जड़ों में भी रिसेप्टर होता है नोड फैक्टर के लिए, जिससे वो बाइंड हो जाएगा। वहां भी सिग्नलिंग चलेंगे और सिग्नलिंग चलने के बाद ये प्लांट अलाउ करता है बैक्टीरिया को रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। अब सिग्नलिंग के बाद क्या करते हैं? दूसरा स्टेप, इन्फेक्शन। जैसे ही नोड फैक्टर आया प्लांट के पास और प्लांट के रिसेप्टर में बाइंड हुआ, प्लांट अलाउ किया कि आकर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन करो, तब बैक्टीरिया रूट हेयर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन करना, क्योंकि इन्फेक्शन करेंगे तभी तो इन्फेक्शन के थ्रू प्लांट में बैक्टीरिया एंटर करेंगे। ठीक है। इन्फेक्शन होने के बाद तीसरा स्टेप होता है कर्लिंग। अब बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन वाले जगह से अंदर एंटर करने लग जाते हैं। जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन वाली जगह से अंदर एंटर करने लग जाएंगे, तो अंदर एंटर करने पर ये जो रूट हेयर है, ये हल्का सा मुड़ सा जाता है। और जब ये रूट हेयर हल्का सा मुड़ जाता है, तो मुड़ जाने पर इसको हम लोग बोलते हैं कर्लिंग। जैसे हमारे बाल मुड़े होते हैं तो कर्ली बाल कहते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ भी मुड़ना को कर्लिंग कहते हैं। पर ये मुड़ते कैसे हैं रूट हेयर? जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं और उसमें अंदर जाना शुरू करते हैं, तब वो टिप वाला भाग मुड़ जाता है, उसी को हम लोग कर्लिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन। अब देखिए, ये जो कर्लिंग तो है ही, लेकिन यहाँ तक बैक्टीरिया एंटर कर चुके हैं और इधर से एंटर कर ही रहे हैं। तो जब बैक्टीरिया लगातार एक के पीछे एक एंटर कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से लगातार बैक्टीरिया होते हैं, तो ये देखने में हमें एक थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं, धागे नुमा दिखाई देते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड फॉर्मेशन। जब बैक्टीरिया लगातार एक के पीछे एक एंटर करते रहते हैं इस इन्फेक्शन से और रूट हेयर के अंदर जाते रहते हैं, तब की बात को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होना। उसके बाद में बनता है रूट नोड्यूल प्राइमोर्डियम। नोड्यूल प्राइमोर्डियम किसको कहते हैं? यहाँ पे देखिए, कुछ बैक्टीरिया रूट के अंदर आ चुके हैं, कुछ बैक्टीरिया अंदर आ ही रहे हैं। तो जब कुछ बैक्टीरिया रूट के अंदर आ जाते हैं और रूट नोड्यूल का इनिशियल स्टेज बना लेते हैं, मतलब कुछ मात्रा में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होने लग जाता है और कुछ बैक्टीरिया अंदर आते ही रहते हैं, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं नोड्यूल प्राइमोर्डियम, यानी रूट नोड्यूल के शुरुआती का स्टेज। ठीक है।
नोड्यूल प्राइमोर्डियम के बाद में बन जाता है रूट नोड्यूल। अब बैक्टीरिया पूरी तरीके से अंदर आ चुके होते हैं और वहाँ पे गांठ-नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल। जो चने में हमें गांठ दिखाई देती है ना, चने के जड़ों में, वो इसी तरीके से बने होते हैं। आई होप आप लोगों को रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैकेनिज्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, उसके पास एक विशेष एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य ही इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। तो एक्चुअल में ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है। पर मजे की बात है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है, ये एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है। जब ऑक्सीजन हो तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड किया जाए। एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने का कार्य लेग हीमोग्लोबिन करता है। एक लेग हीमोग्लोबिन नामक कंपाउंड होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनमें। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एनारोबिक कंडीशन देने का काम यही लेग हीमोग्लोबिन करता है। लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया अभी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में ही लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसके परिवहन का कार्य करता है, उसी प्रकार से लेग हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है? लेग हीमोग्लोबिन के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। मान के चलो ये रूट नोड्यूल है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। इस रूट नोड्यूल के अंदर ऑक्सीजन तो हो सकता है, रूट नोड्यूल के बनने के बाद बाहर से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ सकते, लेकिन जो अंदर पहले से ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन तो रहेंगे ही, तो उनको इन बैक्टीरिया के अंदर जो लेग हीमोग्लोबिन होता है, वो पकड़ लेता है। तो इस पूरे के पूरे रूट नोड्यूल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाए जाते हैं, तब नाइट्रोजिनेज एंजाइम इसके अंदर आराम से काम करता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अगर फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, जो सॉइल में फ्रीली पाए जाते हैं, तो जिस आस-पास में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, उस आस-पास के एरिया के जितने भी ऑक्सीजन होंगे, उसको लेग हीमोग्लोबिन ट्रैप कर लेते हैं। जिससे एनारोबिक कंडीशन वहां भी बनता है। ठीक है, समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, सबसे पहले N2 को पकड़ता है। N2 किस फॉर्म में होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में होता है। तो इस N2 को नाइट्रोजिनेज एंजाइम पकड़ लेता है, जैसे यहाँ पे N2 बाइंड है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम इस तीनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ देता है। एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो इस नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो वहां पे क्या जोड़ देता है? हाइड्रोजन जोड़ देगा। तो नाइट्रोजन के अभी भी 3 बॉन्ड हैं, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो 3 बॉन्ड थे उनमें से एक टूट चुका है। फिर अगले स्टेप में नाइट्रोजिनेज एंजाइम और एक बॉन्ड को तोड़ देगा। यहाँ पे देखिए एक ही बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड थे। ठीक है, और एक बॉन्ड को तोड़ करके 2 हाइड्रोजन को इनके साथ जोड़ देता है। फिर अगले स्टेप में नाइट्रोजिनेज एंजाइम तीनों बॉन्ड को तोड़ देगा और 3 हाइड्रोजन इनके साथ जोड़ देता है। जब 3 हाइड्रोजन इनके साथ जोड़ देगा तो जो कंपाउंड बन जाता है वह होता है अमोनिया। इस तरीके से एक N2 के मॉलिक्यूल को पकड़ता है और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का बन जाता है और ये प्रोसेस होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क होता है। ये तो आउटलाइन तरीका मैंने बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है। अब हम लोग इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे कि ये किस तरीके से होता है और एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म होते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, एक की एंजाइम होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। की एंजाइम मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो O2 होता है ना, इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर ऑक्सीजन हो तो ये काम नहीं करते हैं। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे मोलिब्डेनम। अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम में मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स हो तो मोलिब्डेनम टाइप बोलते हैं। वेनेडियम, अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम में वेनेडियम हो तो उसको हम लोग वेनेडियम टाइप बोलते हैं। और एक होता है आयरन,
जिसमें केवल आयरन पाया जाता है, ठीक है? मोलिब्डेनम के साथ भी आयरन हो सकता है, वेनेडियम के साथ भी आयरन हो सकता है, लेकिन कुछ में केवल आयरन पाया जाता है, तो उसको आयरन ओनली नाइट्रोजनेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है? नाइट्रोजनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। फिर नाइट्रोजनेज एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है, उससे हम लोग समझेंगे। ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो है कंपोनेंट 1, दूसरा है कंपोनेंट 2। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो बड़ा वाला भाग है, ये कंपोनेंट 1 है और ये छोटा वाला कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 जो होता है, ये हेटेराटेट्रामर होता है। हेटेराटेट्रामर कहने का मतलब 4 सब यूनिट से बना होगा और अलग-अलग। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 1 है, ये दूसरा है, इसके अंदर 2 छोटे हैं, 1, 2। तो इस तरीके से 4 सब यूनिट से बना है, पर इनमें से 2 सब यूनिट बड़े हैं और 2 सब यूनिट छोटे हैं। मतलब एक जैसे नहीं हैं, इसलिए हेटेरा। और टेट्रामर क्यों? क्योंकि 4 सब यूनिट से बना है, इसलिए हेटेराटेट्रामर कहते हैं। तो ये जो कंपोनेंट 1 है, ये 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है और 2 छोटे 2 बड़े होते हैं, हेटेराटेट्रामर होता है। जबकि कंपोनेंट 2 जो है, ये होमोडाइमर होता है। मतलब यहाँ पे जो 2 सब यूनिट हैं, दोनों सेम साइज के होते हैं, एक जैसे होते हैं और 2 ही होते हैं, इसलिए इसको होमोडाइमर कहते हैं। कंपोनेंट 1 को हम लोग डाई नाइट्रोजिनेज यानी शॉर्ट में डीएन भी कहते हैं, जबकि कंपोनेंट 2 को हम लोग डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज कहते हैं यानी डीएनआर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं डीएन और डीएनआर। कंपोनेंट 1 के पास मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन पाया जाता है, जैसे यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है। उसी तरीके से कंपोनेंट 2 के पास आयरन पाया जाता है, यहाँ पे आयरन प्रोटीन है, यहाँ भी आयरन प्रोटीन है, ठीक है? कंपोनेंट 1 जो है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी करता है और कंपोनेंट 2 जो है, ये एटिपेज एक्टिविटी करता है। कंपोनेंट 1 लार्ज होता है, कंपोनेंट 2 स्मॉल होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो कंपोनेंट 1 का लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है, इनके बीच के भाग को, ये जो जहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसके बीच के जगह को हम लोग बोलते हैं एपी क्लस्टर। क्या बोलेंगे? एपी क्लस्टर। यहाँ भी एपी क्लस्टर कहेंगे। और इन दोनों एपी क्लस्टर को संयुक्त रूप से पी क्लस्टर भी कहते हैं। उसी प्रकार कंपोनेंट 2 के पास जो आयरन प्रोटीन है 2, वो जहाँ पे जुड़े हैं, उसके बीच के भाग को एफईएस क्लस्टर कहेंगे, आयरन सल्फर क्लस्टर, ठीक है? ये स्ट्रक्चर है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप लोगों को नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा, तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इस डायग्राम में देखिए, इसमें कंपोनेंट 1 को मैंने इधर बनाया है और कंपोनेंट 2 को इधर, क्योंकि कंपोनेंट 2 से स्टार्ट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है वो, ठीक है? सबसे पहले जो नाइट्रोजन होता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, उस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को ये जो कंपोनेंट 1 का मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, वो बाइंड कर लेता है, पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद इसको कुछ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तभी तो इसको फिक्स करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ से है? तो इलेक्ट्रॉन देने का काम जो करता है, वो कंपोनेंट 2 करता है। तो कंपोनेंट 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाता है और कैसे देता है, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक फेरोडॉक्सिन नामक कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे फेरेडॉक्सिन रिड्यूस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन होना और इलेक्ट्रॉन छोड़ देना मतलब ऑक्सीडेशन होना। तो यहाँ पे जैसे ही फेरेडॉक्सिन रिड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन को इस फेरेडॉक्सिन से कंपोनेंट 2 ले लेता है। कंपोनेंट 2 भी कहाँ पर लेता है? एफईएस क्लस्टर के पास, है ना? तो एफईएस क्लस्टर के पास ये फेरेडॉक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाता है। तो फेरेडॉक्सिन जो होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, फिर ये रिड्यूस होगा तो फिर वापस से इनमें से इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाएगा। इस तरीके से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन को एफईएस के पास ले लिया जाता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन को एफईएस के पास ले लेने के बाद, यहाँ पे एफईएस क्लस्टर होता है, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लेने के बाद इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी का फुलफिल किससे किया जाता है? उसके लिए यहाँ पे एटीपी को तोड़ा जाता है। मैंने बताया था ना, ये जो कंपोनेंट 2 होता है, एटीपेज एक्टिविटी करता है, मतलब एटीपी को तोड़ता है और एटीपी को तोड़कर एडीपी और आईपी बनाता है। लेकिन यहाँ पे 16 एटीपी को तोड़ता है, तो 16 एडीपी और 16 आईपी बनेंगे।
तो इस एटीपी को तोड़ने पर जो एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ से जो 8 इलेक्ट्रॉन लिया गया है, उस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया जाता है कंपोनेंट 1 के एफी क्लस्टर के पास। अब ये एफी क्लस्टर में से होते हुए दूसरे एफी क्लस्टर में चला जाता है और दूसरे एफी क्लस्टर से मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। जब मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाती है, तो ये मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन पहले से ही यहाँ पे नाइट्रोजन को और 8 प्रोटॉन पकड़कर रखा है। अब इन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन के साथ 6 प्रोटॉन को जोड़ देता है और बना देता है 2 मॉलिक्यूल अमोनिया और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बन जाता है और 2 प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। इस तरीके का प्रोसेस होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम में नाइट्रोजन फिक्सेशन का। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को ये रिएक्शन समझा देता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 2 नाइट्रोजन चाहिए जो यहाँ पे पकड़ा गया है और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन जो इस फेरेडॉक्सिन से इस FeS क्लस्टर के पास लिया जाता है। बाद में इसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 2 नाइट्रोजन यानी 1 मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बोल सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 8 प्रोटॉन पकड़ा जाता है जो यहाँ पे यूज हो रहा है और 16 एटीपी का इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो ये यूज होते हैं और बनते क्या हैं? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया, इसके अलावा 2 प्रोटॉन, 16 एडीपी और 16 आईपी। 16 एडीपी यहाँ भी है, 16 आईपी। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ नहीं आया है, तो वीडियो को वापस से एक बार देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो भी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोग उस वीडियो तक रीच बना सकें। ये टॉपिक यहाँ से हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी वैसे तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।